हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू टॉपिक दैट इज सार्स। जो सार्स है एक हाईली कॉन्टाजीनियस डिजीज कंडीशन है। जो सार्स है इसका आउटब्रेक चाइना के अंदर 2002 के अंदर देखा गया था और 2003 में ये पूरे वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हो गई थी। और जो सार्स है इसका मतलब होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और जो सार्स कंडीशन है एक जूनोटिक डिजीज है, मतलब ये एनिमल टू ह्यूमन में स्प्रेड हुई है और इससे ये फिर एक एंडेमिक और पेंडेमिक को लीड करती है। जो सार्स है इसका सबसे पहले आउटब्रेक चाइना में 2003 में देखा गया था। अब जो लास्ट ईयर और लास्ट 2019 के अंदर जो कोरोना वायरस देखा गया था, जिसे बोलते हैं हम सार्स कोरोना वायरस 2, ये इसका न्यू स्ट्रेन था। लेकिन जो सार्स था वो 2002 में या और 2003 में स्प्रेड हो चुका था। जो सार्स एक हाईली कॉन्टाजियस डिजीज है जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की इलनेस को कोज करती है। और जो ये इलनेस होती है वो माइल्ड मॉडरेट सीवियर से होके ये कॉम्प्लिकेशन भी अराइज कर सकती है। ये डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर। तो एक रेस्पिरेटरी डिजीज कंडीशन जो कोज होती है बाय द कोरोना वायरस, इसे बोलते हैं सार्स। अब बात करते हैं इसके एपिडेमियोलॉजिकल ट्रेंड के बारे में। जो सार्स डिजीज है इसका जो एजेंट की बात करें तो कोरोना वायरस, जो कोरोना वायरस है इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। और अभी जो कोविड का न्यू स्ट्रेन है वो सार्स कोविड 2 का एक पॉजिटिव एजेंट है। इसके होस्ट की बात करते हैं तो होस्ट में अभी तक इसकी स्टडीज़ के अकॉर्डिंग ऑल एज जो ग्रुप होता है उसको ये इफेक्ट कर सकता है। और इसके जो हायर इंसिडेंस देखा गया है वो जो अडल्ट है और जो ओल्ड एज पर्सन है उनके अंदर देखा गया है। एनवायरनमेंट में बात करते हैं, ओवर क्राउडिंग एनवायरनमेंट, जो भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है इसके ट्रांसमिशन के अंदर वेरी हेल्पफुल होता है। वो इसके ट्रांसमिशन में हेल्पफुल होके इसका फर्दर ट्रांसमिट करता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं या फिर ऐसे कौन कौन से रास्ते हैं जिनके थ्रू जो सार्स वायरस होता है वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड होता है। देखें तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसके यदि हम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं, यदि इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से कोई डिजीज़ फैलती है तो इसे बोलते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो जो सार्स है इसमें जो इन्फेक्टेड पर्सन है जो उसके कॉन्टैक्ट में यदि कोई पर्सन आता है अनइन्फेक्टेड है उसमें भी ये डिजीज ट्रांसमिट हो जाती है। सेकेंड वन इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जो भी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होती है, यदि स्नीजिंग कफिंग यदि पेशेंट जो इन्फेक्टेड है वो करता है तो उसके कारण भी ये ट्रांसमिट हो जाती है अनइन्फेक्टेड पर्सन के अंदर। यूज ऑफ इन्फेक्टेड फॉमिट्स, जो फॉमाइट्स होते हैं मतलब जो सरफेस के ऊपर यदि कोई इन्फेक्टेड पर्सन है वो स्नीजिंग कर रहा है कफिंग कर रहा है, उस सरफेस को यदि कोई अनइन्फेक्टेड पर्सन यदि टच कर लेता है तो उसमें ये ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये थे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू सार्स जो डिजीज है वो वन पर्सन टू अनदर पर्सन स्प्रेड होती है। अब बात करते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि वह पीरियड जब कोई भी डिजीज कंडीशन का एक वायरस होता है या एजेंट होता है बॉडी में एंटर करता है और अपने साइन एंड सिम्टम अपीयर करता है, तो इस पीरियड को बोलते हैं हम इंक्यूबेशन पीरियड। जो सार्स है इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 2 to 7 डेज, 2 से 7 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। तो ये था इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द सार्स। अब बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द सार्स कि इस डिजीज के कौन कौन से साइन एंड सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले जो सार्स है या कोरोना वायरस का जो पेशेंट है उसके अंदर हमें देखने को मिलता है फीवर, पेशेंट को फीवर आता है जो 101 डिग्री से 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में चिल्स, यानी फीवर के साथ में पेशेंट को चिल्स भी होता है। डायरिया, पेशेंट को डायरिया भी देखने को मिलता है। और ड्राई कफ, और जो पेशेंट है इसमें हमें ड्राई कफ भी देखने को मिलेगा। सोर थ्रोट, जो गला होता है इसमें खराश भी देखने को मिलती है क्योंकि हमारी जो म्यूकोजा होती है इसे इफेक्ट करता है। डिस्निया, और जैसे जैसे इसका फर्दर ट्रांसमिशन होता है हमारी बॉडी के अंदर ये डेवलप होता है तो इसमें हमें डिस्निया देखने को मिलता है। डिस्निया मतलब रेस्पिरेशन के अंदर हमें प्रॉब्लम होती है, हमें ब्रीदिंग के अंदर प्रॉब्लम होती है। बॉडी पेन, और जो मसल्स होती है इनके अंदर हमें पेन होता है, जो जॉइंट्स होते हैं इनमें पेन होता है, पूरी बॉडी के अंदर हमें पेन देखने को मिलता है। ये थे क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द सार्स, फीवर, चिल्स, डायरिया, ड्राई कफ, सोर थ्रोट, डिस्निया, बॉडी पेन।
अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, यानी ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू हम इस डिजीज़ को और जो इसका पॉजिटिव फैक्टर है इसे डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये सार्स का पेशेंट है। सबसे पहले हम करते हैं ब्लड टेस्ट। जो ब्लड टेस्ट करते हैं उसमें हम करते हैं CBC कंप्लीट ब्लड काउंट एंड CRP सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट हम करते हैं। इसके बाद में स्टूल टेस्ट भी हम करते हैं, जो इन्फेक्टेड पर्सन उसका स्टूल एग्जामिनेशन हम करते हैं। नेजल सिक्रेशन, जो नेजोफेरिंजियल स्वेब जो आपने देखा होगा, इसमें जो टेस्ट करते हैं उसमें लिया जाता है, जो नेजल सिक्रेशन भी हम लेते हैं और उनकी स्टडी की जाती है। चेस्ट एक्सरे, और यदि क्योंकि इसके अंदर जो लंग्स होते हैं वो इफेक्ट होते हैं तो चेस्ट एक्सरे भी किया जाता है। CT स्कैन जिसे बोलते हैं HRCT, जिसमें CT स्कोर देखने को मिलता है। जिस अभी जो था CT स्कोर वो था 25 में, तो हम 25 के अंदर देख रहे थे कि कितना % जो पेशेंट है उसके लंग इन्फेक्टेड हो गए, अफेक्ट हो गए। RT-PCR, जो RT-PCR टेस्ट है जो कोविड के अंदर करते हैं, और इसके अंदर RT-PCR के अंदर जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड पॉलीमरेज चेन रेप्लिकेशन प्रोसेस होती है वो हमें करने को, हम उसको डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। तो ये थे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन ऑफ द सार्स, जिनके थ्रू हम इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। डेट इज ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम करते हैं CBC एंड CRP, स्टूल टेस्ट, नेजल सिक्रेशन, चेस्ट एक्सरे, CT स्कैन एंड RT-PCR। ये थे डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन ऑफ द सार्स। अब बात करते हैं प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द सार्स, कि जो सार्स है इसका हम कैसे प्रिवेंशन कर सकते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। तो जो प्रिवेंशन है इसके अंदर यदि हम प्रॉपर असेप्टिक टेक्निक यूज में लेंगे जिसके कारण इसका जो फर्दर ट्रांसमिशन है ये हम रोक सकते हैं, और यदि जो इन्फेक्टेड पर्सन है यदि हम उसे एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करें उससे भी हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। और जो पेशेंट है जो इन्फेक्टेड है विद द सार्स, यदि हम इसे आइसोलेट कर दें तो इसका भी ट्रांसमिशन और लोगों में रुक सकता है और ये प्रिवेंशन हो सकता है। और जो असेप्टिक टेक्निक होती है, यूज ऑफ ग्लव्स, यूज ऑफ मास्क, यूज ऑफ गाउन, ये सभी यूज में लेके हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रॉपर हैंड वॉशिंग करके हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ द सार्स, कि जो सार्स है इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो ट्रीटमेंट में हम यूज़ में लेते हैं एंटीवायरल ड्रग्स। जो एंटीवायरल ड्रग्स होती है वो यूज़ में ली जाती है, क्योंकि इसका एक प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट नहीं है जिससे हम बोल सकते हैं कि सार्स का है, लेकिन ये ड्रग ली जाती है। इसमें सपोर्टिव ट्रीटमेंट और सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करवाते हैं। एंटीबायोटिक्स भी हम देते हैं क्योंकि प्रिवेंट करते हैं हम इससे इन्फेक्शन को। एंटीबायोटिक्स हम यूज़ में लेते हैं इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। O2 थेरेपी, कुछ पेशेंट के अंदर जब ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल इसमें कम हो जाता है तो हम ऑक्सीजन थेरेपी भी यूज में लेते हैं। चेस्ट थेरेपी, और जो चेस्ट थेरेपी होती है वो भी हम यूज में लेते हैं। और सपोर्टिव ट्रीटमेंट, पेशेंट की नीड के अकॉर्डिंग हम उसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। और ये थे ट्रीटमेंट ऑफ द सार्स, जिसमें था एंटीवायरल ड्रग्स, एंटीबायोटिक्स, O2 थेरेपी, चेस्ट थेरेपी एंड सपोर्टिव ट्रीटमेंट। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक सार्स कंप्लीट होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।